पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से अहम बिलों की मंजूरी के बाद अब हुकूमत का एतमाद और बढ़ गया है कि जैसे अपोजिशन पार्लियामेंट में नाकाम हुई, वैसे ही 3 दिन के बाद होने वाली अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी नाकाम होगी। ये एपीसी 3 दिन के बाद होगी। और ये क्यों नाकाम होगी, क्यों शेख रशीद साहब इतने कॉन्फिडेंट है, हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है, शेख रशीद साहब ही हमारे साथ मौजूद होंगे। मगर आज पाकिस्तान बार काउंसिल की भी एपीसी हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इसके अलावा वकला की क़यादत भी शरीक हुई। इस इजलास के बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ जिसमें बहुत अहम नकात उठाए गए हैं। और ये इसलिए भी लाजमी है कि अपोजिशन ने सड़कों पर आकर देख लिया। मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पर आए, अपोजिशन जमातों ने साथ दिया, कुछ नहीं हुआ। पार्लियामेंट में भी नाकामी अपोजिशन ने देख ली। तो अपोजिशन भी पुख्ता जमहूरियतों की तरह अपना फोकस सिर्फ हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने पर ना रखे, सिर्फ हुकूमत को गिराने पर ना रखे, बल्कि मुल्क में जमहूरी आज़ादियों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर भी फोकस करे, इंसाफ और एहतसाब के निज़ाम को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। इस एपीसी के एलामिये के मुताबिक जजेस की तकर्री का मौजूदा तरीक़ाकार गैर तसल्ली बख्श है। मौजूदा तरीक़ाकार एक आज़ाद और प्रोफेशनल अदलिया की राह में बड़ी रुकावट है, बल्कि जुडिशल कमीशन का इदारा बदकिस्मती से जजों का कंसोर्शियम बन गया है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक जजेस की तकर्री और एहतसाब के तरीक़ाकार पर नज़रसानी की जाए, 19वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए, नया फोरम तश्कील दिया जाए जिसमें पार्लियामान का किरदार मौसर हो और तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर शफाफ अंदाज में मेरिट के उसूलों पर फैसले करें। एलामिया के मुताबिक इजलास ने महसूस किया कि आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना एहतसाब का निज़ाम मुल्क में गवर्नेंस को मजबूत बुनियाद फराहम करता है। मुल्क में मौजूदा एहतसाब का निज़ाम ना सिर्फ नाकारा, गैर मौसर और मुतनाज़ हो चुका है, बल्कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इजलास इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। इजलास ने मुतालबा किया कि तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से एहतसाब का नया कानून बनाया जाए जो इंसाफ और शफाफियत के बुनियादी तकाज़ों के ऐन मुताबिक हो। तमाम इदारों और अफराद का एक ही कानून और इदारे के तहत एहतसाब हो। मुकदमे के आगाज से पहले किसी को कैद में रखना गैर कानूनी करार दिया जाए। इसके अलावा मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इजलास ने महसूस किया कि पाकिस्तान को आईनी और वफाकी जमहूरी निज़ाम के रास्ते से हटाया जा रहा है। 1973 का आइन पाकिस्तान के वफाक की सलामती, इस्तेहकाम और मजबूती की जमानत फराहम करता है। एलामिया के मुताबिक मुल्क में शहरी आज़ादियों, आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त और शख्सी आज़ादी की बिगड़ती हुई सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया जाता है। इजलास ने सहाफ़ियों के खिलाफ बगावत के मुकदमात, मीडिया हाउसेस पर पाबंदियों और रियासती बयानिए के बरक्स दूसरे बयानिए के इजहार करने वालों को लापता करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुतालबा किया कि सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए फौरी कानून साजी की जाए। इसके अलावा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा किया कि तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए और अगर किसी के खिलाफ कोई केस बनता है तो उसे अदालत के सामने लाया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल की एपीसी से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया। इसके बाद ये एलामिया आया जिसमें मुल्क में एक आज़ाद जमहूरी निज़ाम के लिए अहम नकात उठाए गए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की एपीसी तो हो गई, मगर अब 3 दिन के बाद अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अपोजिशन की क़यादत शरीक होगी और अपोजिशन हुकूमत को गिराने का ऐलान कर रही है। मगर पार्लियामेंट में कल जो कुछ हुआ, अपोजिशन को अक्सरियत के बावजूद एक दफ़ा फिर नाकामी हुई, हुकूमत को कामयाबी मिली। अब हुकूमत यह समझती है कि अपोजिशन की एपीसी से भी कुछ नहीं निकलेगा। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने आज मीडिया से बात करते हुए 20 सितंबर को अपोजिशन की एपीसी की नाकामी की पेशनगोई की, साथ ही कहा कि हुकूमत अब चलती रहेगी। नून लीग से शीन लीग निकलने की एक दफ़ा फिर बात की, यानी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक लीग निकालने की बात की। वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब आप कह रहे हैं 20 सितंबर को भी ये नाकाम होंगे, पार्लियामेंट में ये कल नाकाम हुए हैं, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। आपको लगता है सड़कों पर आने की बात, इस्तीफों की बात कुछ नहीं कर सकते ये? जो मर्जी कर लें, सर नीचे करें, टांगे ऊपर करें, टांगे नीचे करें, सब सच ख़त्म है इनका मसला। हाज़री लगती है जब आदमी असम्बली में आता है। जब मैं असम्बली के फ्लोर के अंदर कदम रखूँगा तो वहाँ अटेंडेंस 38 आदमी इनके कल नहीं आए। 38 उस तरह हो सकते हैं कि इनमें जो 3-4 आए वो जब वोटिंग हो गई तो प्लानिंग के तहत उसके बाद आए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं है किसी की राजदारी को फाश करना। ये 20 सितंबर को भी आप देख लें जलसों का ऐलान होगा। इस मुल्क को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं, इस हुकूमत को सेक्टेरियन इशू से ख़तरा है। सेक्टेरियन इशू जो है ये पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इंडियन जो एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान में
एक बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा गया है जो शिया और सुन्नी उलमा को शहीद करना चाहते थे। सो इस वक्त पाकिस्तान में ये कब हुआ था जी? जून 2018 में जब हम ग्रे लिस्ट में आए थे, और इस वक्त जो हम वाइट लिस्ट में जाने लगे हैं, इसके बाद पाकिस्तान का फ़ायदा है, इसमें किसी की ज़ात का फ़ायदा नहीं था। लेकिन जब इन्होंने हमाकत की, जब इन्होंने गलतियां की, तो ऐसे और बिल भी पास कर लिए हुकूमत जो शायद कभी पास ना होते। और इनकी वोटिंग में देखें, एक असूली बात है, शायद खाकान अब्बासी ने अमेंडमेंट दाखिल की, वो तकरीर कर सकता था। ये कहना कि दबाया गया, 190 वोट इनके थे और 200 वोट हमारे थे, हालांकि हमारे भी कई लोग नहीं आए। लेकिन ये सारा काम जो है बाइकआउट जिस वक्त इन्होंने किया, तो इसका मतलब साफ था कि हमें इन्होंने सफ़ेद चिट दे दी है कि जाओ जो मर्ज़ी करो। वरना अगर ये वहाँ रहते, शहबाज शरीफ के पास 2 दफ़ा गया जी बिलावल कि उठो भाई, वो नहीं उठा, ज़रा सा 2 कदम चल के गया, और फिर जो मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान के मुताबिक उन्होंने वॉकआउट किया और टेंट फिश हो गए, ख़त्म हो गए। और फैटफ का जो है ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इन्होंने पूरी कोशिश की, इमरान खान कुछ भी कर सकता है, उसने फैसला किया है कि इसको NRO इनको नहीं देंगे और नैब के कानून अमेंड नहीं होंगे, जाओ जो करना है कर लो, और 20 तारीख को भी कर लें ये जो कुछ करना है। नहीं शेख साहब, नैब के कवानीन में तरामीम तो खुद हुकूमत भी चाहती थी, इसके लिए ऑर्डिनेंस भी लेके आया। आप लोगों को एतराज़ था कि बिजनेस कम्युनिटी को तंग करता है नैब, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है, नैब को बड़े केसेस पर फोकस करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने तो जो केस उस्मान बुज़दार के हवाले से उस पर भी एतराज़ उठाया। तो अब ये फैसला कर लिया है हुकूमत ने कि नैब का जो कानून है ये वैसा ही कानून रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वैसा ही कानून रहेगा। अगर अब हम करेंगे तो लोग कहेंगे कि कल हमने जाना है, 2 साल हो गए, तीसरा साल शुरू हो चुका है हमें, 4 साल बाद तो इस मुल्क में इलेक्शन शुरू हो जाता है। मैं तो कहता हूँ 4 साल बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। हमें सारी पार्टियों को मुतफिक होना चाहिए, क्योंकि ये रखने डालना शुरू कर देते हैं। ये मेरी राय है, ये ना हो कि कोई ये कहे कि मैं इमरान खान के साथ हूँ कि 5 साल बाद इलेक्शन हो। लेकिन मेरा शुरू दिन से, कॉलेज से ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात 4 साल बाद होने चाहिए, ताकि ये लोग जो तंग पड़ जाते हैं उनको फैसले की कुव्वत मिले, उनको फैसला मिले, ताकि वो बेहतर फैसला कर सकें। और अब आप कल देखें, शायद खाकान ने भी तकरीर नहीं की, हालांकि उसकी अमेंडमेंट्स थी मनी लॉन्ड्रिंग पे, लेकिन उसने तकरीर नहीं की, आएँ शाएँ वाएँ और ये और वो और फलां और टेंट फिश। ये 20 नवंबर में 2-3 दिन रह गए हैं। ये आप देखेंगे, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इस मुल्क को सेक्टेरियन इश्यूज से ख़तरा है, अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं। इस हुकूमत को भी सेक्टेरियन इशू से ख़तरा हो सकता है। इस मुल्क में साजिश हो रही है हमारा गला दबाने के लिए, इंटरनेशनल फोर्सेस बढ़ रही हैं, और इसमें वो हमारे लोग जो पाकिस्तान को देख नहीं सकते कि कोरोना से निकल आया, टिड्डी दिल से निकल आया, सैलाब से निकल आया, भाषा डैम बन गया, नीलम झेलम बन गया, ML1 बन गई है, जो इन बातों को देख रहे हैं कि ये मुल्क किस तरफ तरक्की की जानब जा रहा है, वो हमारा गर्दन दबाना चाहते हैं इन सेक्टेरियन इशू से, हमारे शिया और सुन्नीस को आपस में लड़वाना चाहते हैं। और ये इंडियन साजिश है, इसको हमने मिलकर, और सारे मीडिया ने और आपने भी, शाहजेब साहब, इसको नाकाम बनाना है इस मुल्क में। बिल्कुल शेख साहब, आपने कहा कि एक नेटवर्क भी पकड़ा गया है जो मुख्तलिफ फ़िरका वारियत पाकिस्तान में फैलाना चाहता था और उलमा को शहीद करना चाहता था मुख्तलिफ फ़िरके के। अब ज़ाहिर है भारत तो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारी जंगें हुई हैं उसके साथ, और जो फ़ायदा उसे नज़र आएगा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए वो उन फॉल्ट लाइन्स को कोशिश करेगा एक्सप्लॉइट करने की। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कह चुके हैं कि पाकिस्तान में जो फॉल्ट लाइन्स हैं हम उनका फ़ायदा उठाएंगे, बदअमनी पैदा करेंगे। नरेंद्र मोदी इस हवाले से बयानात दे चुके हैं। तो हुकूमत सोच रही है कि जो पाकिस्तान में जलसे जुलूसों में या इस तरीके से फ़िरका वाराना बयानात दिए जा रहे हैं वो ना दिए जाएं, फ़िरका वारियत को फैलाने से रोका जाए, हम मौका ही ना दें दुश्मन मुल्क को कि वो इन फॉल्ट लाइन्स का फ़ायदा उठाए। देखें, इस वक्त CPAC की आधी दुनिया दुश्मन है। CPAC जो कि गिलगित बल्तिस्तान तक दुनिया जो है इसके लिए रुकावट बनना चाहती है, और चीन और लद्दाख में इंडिया की जो सूरत हाल है, चीन जो है वो वहाँ खामोशी से अपने दिफा में बैठा हुआ है। और जिस तरह इंडियन चैनल इस वक्त जंग की बातें कर रहे हैं, इंडिया के तमाम NDTV, ZTV और 9 चैनल और सारे चैनल और जितने हैं उर्दू चैनल, जितने हैं हिंदी चैनल, वो सिर्फ चीन से जंग दिखा रहे हैं। जंग चीन से नहीं करनी, जंग उन्होंने हमसे करनी है।
जंग उन्होंने चीन के साथ नहीं करनी। उनको पता है कि चीन का जो है साइबर सिक्योरिटी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने हमारे साथ आके उलझना है और हमें अंदर से कमज़ोर करना है। इस मुल्क को सरहदों से कोई ख़तरा नहीं, इस मुल्क को अंदर से ख़तरा है, और अंदर से ख़तरे में इंटरनेशनल पावरें भी इन्वॉल्व हैं और कई पड़ोसी ममालिक भी इन्वॉल्व हैं जो चाहते हैं कि हम एक दूसरे का गला काटें और इस मुल्क की बुनियादों को हिला के रख दें। और शेख साहब, दुश्मन को ये मौका ना मिले उसके लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। उलमा के साथ बैठा जाए, साथ ही नज़र रखी जाए कि कहीं पे कोई फ़िरका वाराना बयानबाजी ना हो, कहीं भी कोई इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश ना की जाए, इस सब पर नज़र रखा जाए। ये हुकूमत ये भी कर रही है साथ में। पूरे बैठ रहे हैं, पूरे राब्ते में हैं और सब लोग, अदारे भी और हुकूमत भी और सारी मिनिस्ट्रियाँ भी इस सिलसिले में बात कर रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं उसका अजाला किया जाएगा, और ये गलतियां हमसे जो हुई हैं वो काबिल तारीफ़ नहीं है और इस गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा और बेहतरी के हालात पैदा होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं ख़ुद भी उलमा से राब्ते में हूँ, तमाम उलमा से, हर मकतबा फ़िक्र के उलमा से मैं राब्ते में हूँ, और मेरी ये कोशिश है कम अज़ कम हर MNA अपने इलाके में ये कोशिश करे कि ये आग फैले नहीं और नफ़रत की दीवारों पर पानी फेंका जाए, पेट्रोल ना फेंका जाए। किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं है, अपने अकीदे को छोड़ना नहीं, किसी के अकीदे में टांग नहीं मारनी, किसी के अकीदे में कोई शरारत नहीं करनी, अपने अकीदे को छोड़ना नहीं, अपने अकीदे पे कायम रहें, किसी के अकीदे को छेड़े नहीं। ये मेन एक नारा है कि इस पर हमने अमल करना है कि दूसरों के अकीदों का एहतराम करना और अपने अकीदे पे कायम रहना। शेख साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपकी कल असेंबली में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ से भी बातचीत हुई, क्या बात हुई? ऐसे ही हेलो हाय हाउ आर यू टाटा, कोई बात ऐसी नहीं हुई, हंसी मजाक में सलाम दुआ चेंज हुए हैं, जहाँ भी हुए हैं। नहीं तो फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि नून में से एक शीन निकलेगी? आप बार बार कहते थे, अब तो आप दिसंबर की डेडलाइन दे रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हाथी निकल गया, दुम रह गई है शीन ली की। वो किसी वक्त 30 दिसंबर तो मैंने बहुत दूर की डेट दी है, ये 30 दिसंबर से पहले भी हो सकता है। नहीं, बड़ी शीन निकलेगी कैसे? जो नून के नाम पर MNAs MPs और सेनेटर्स बने हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब से मैनेज हो नहीं रहे, शीन निकाल के क्या करना है उन्होंने? देखें, गुजारिश सुने, उसके पास भी है, उसके पास ख्वाजा आसफ है, या सादक है, राना तनवीर है, और किस किस के नाम लूँ, 10 15 20 आदमी तो उसके पास भी हैं। और ये वो वक्त था जब चौधरी निसार के पास थे, लेकिन उसने जुर्रत नहीं की। मैंने कल शहबाज शरीफ को पैगाम दिया है, दोनों को पैगाम भेजा है, मौलाना फजलुर रहमान को भी भेजा है और शहबाज शरीफ को भी भेजा है कि भाई अपने से बड़ा काम ना करना, फंस गए हो फैटफ में, मनी लॉन्ड्रिंग में, नैब में सबसे ज़्यादा सीरियस केसेस जो हैं शहबाज और हमज़ा के हैं। और आप देखेंगे कि मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ज़्यादा तज़िया निगार हूँ, लेकिन मैं अपनी अकल के मुताबिक जो गलत भी हो सकती है, मैं शहबाज और नून की लीग को, नून और शीन को अब इकट्ठे नहीं देख रहा। ऐसे ही दुनिया के दिखावे के लिए ये इकट्ठे हैं, अंदर से उनकी फ़िक्र और उनकी सोच और उनका नज़रिया ज़रूरत जो है वो शीन का उमड़ आया हुआ है, और वो किस दिन नज़रिया ज़रूरत बाहर छलकता है, वेट एंड सी। 30 दिसंबर मेरी डेट है। मैं नज़रिया ज़रूरत पर भी आता हूँ, मगर आपने जितने भी नाम लिए हैं, अगर ये अपने साथ वोट लेने के लिए नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ का नाम लगा लें, शहबाज शरीफ समेत, तो ये अपने अपने हल्के में भी इलेक्शन जीत सकते हैं। देखें, इलेक्शन तो अभी दूर की बात है, अभी तो इस मुल्क को आगे लेके चलना है। अगर हमने जमहूरियत के साथ इसी तरह अखाड़ किया, इसी तरह हमने जमहूरियत के साथ जो है वो उधम मचाया और धींगा मुश्ती की, और हमने इसी तरह जोड़ो कराटे किए और जमहूरियत के साथ बैंकाक के शोले बनाए, तो इलेक्शन अभी दूर है। फिर इलेक्शन अभी 3 साल पड़े हैं, और इनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान पर इम्तहान का वक्त आने वाला है, और इस इम्तहान के वक्त में तमाम सियासतदानों को अनकरीब एक होना पड़ेगा। अगर ये एक नहीं होंगे तब भी मारे जाएंगे, अगर नून शीन से नहीं निकलेगी, शीन बाहर नहीं आएगी, तब भी ये मारे जाएंगे, और ये भी नाहल होंगे, फिर ये भी जेलों में जाएंगे। एक तो मफरूर हो गए, लंदन हेडक्वार्टर बन गया है भगोड़ों का, जो भगोड़ा है लैंड करता है लंदन में। आज शहबाज शरीफ के लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है। आज शहबाज शरीफ का केस भी जो है 30 दिसंबर से पहले इसका भी फैसला हो जाएगा, और ये भी नाहल होंगे और ये भी जेलों में जाएंगे। मगर शेख साहब, वो मेरिट पर फैसला होना है, या नून अगर शीन से अलग नहीं हुई
तो उस सूरत में होना है। शहबाज शरीफ अगर नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ेंगे, और अब तक शहबाज शरीफ को मुफाहमत की सियासत का फ़ायदा क्या हुआ है? बेटा उनका जेल में है, मरीम नवाज तो बाहर हैं, तो और शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं कि वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे, तो उन्हें अब तक मुफाहमत का क्या फ़ायदा हुआ है जो अब उन्होंने शीन लीग निकाल देनी है? भाई जी, वो सीन और शीन के दरमियान, नून और शीन के दरमियान भी कई हिस्से आते हैं ना। शीन में 2-2 3-3 बंदे हैं। सो अभी देखना यह है कि अगर नून और शीन दोनों खुडे लाइन लग जाती हैं तो इसमें से क्या निकलेगा। साहब कह रहे हैं 20 सितंबर को कुछ नहीं कर सकते। ये असेंबलियों से इस्तीफे की डिमांड रही है मौलाना फजलुर रहमान की, अगर उस पर मना लिया तो? मैं एक सवाल करना चाहता हूं आप शाहजेब साहब के प्रोग्राम में। ये कहते हैं असेंबलियों से बाहर हैं, असेंबलियों से इस्तीफे दें। मैं फजलुर रहमान से ये सवाल करता हूं कि वो इस असेंबली से सदारती उम्मीदवार क्यों था? उसका बेटा इस असेंबली में क्यों बैठा है? कल मेरी उससे गपशप हुई पार्लियामेंट में। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आप भाई, अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो सलाम अलैकुम कहो कि हम जा रहे हैं। आपने इस असेंबली में, जिसको आप कहते हैं ये गैर शरई है और गैर कानूनी है और गैर आइनी है और ये मुंतखब गलत हुए हैं, उस असेंबली की सदारत के फजलुर रहमान साहब उम्मीदवार थे। आप अंदाज़ा करें कि ये फजलुर रहमान साहब का शौक़ है कि उनको ओहदा मिले और वो सारे मुल्क को झोंक देना चाहते हैं। इस दफ़ा फजलुर रहमान की सियासत भी नाकाम होगी। मेरी पेशन गोई है, याद रखें फजलुर रहमान साहब, कल मैंने उनके बेटे के हाथ पैगाम भेजा है कि इस्तेमाल ना हो जाना, क्योंकि आप दीनी ताकतों के तर्जमान हैं। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में दीनी कुव्वतों की कमर लगे। मैं नहीं चाहता कि दीनी कुव्वतों और मदरसों को नुकसान पहुँचे। मदरसे हमारे किले हैं, मदरसे हमारे हसार हैं, मदरसे हमारे दीन की शनाख्त हैं। मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता कि मदरसों को फजलुर रहमान इस आग में झोंकें और सियासत करे, नून करे, पीपल्स पार्टी करे और पार्टियां करें। आप देख लेंगे इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। शेख साहब, जब इतना कॉन्फिडेंस आ गया हुकूमत को कि हम अपना टाइम भी पूरा करेंगे, ये ऑपोजिशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एपीसी करती है तो करे, और ज़ाहिर आपके कॉन्फिडेंस की कल जो असेंबली में कुछ नहीं कर पाए, सड़कों पर भी कुछ नहीं कर पाए, एक वजह नज़र आती है। अब कम से कम फोकस कारकर्दगी पर हुकूमत का होगा। आप खुद कह चुके हैं महंगाई एक मसला है, वज़ीर आज़म कह चुके हैं महंगाई एक मसला है, फैसले करते हैं अमल दरामद नहीं होता। गंदुम की दरामद करने का फैसला जुलाई से किए जा रहे हैं, उतनी जितना प्रॉमिस किया था उतनी नहीं हो पाई। 2% पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि पिछले हफ्ते भी कीमतें बढ़ गई हैं गंदुम की। चीनी अभी तक 100 रुपए पर है, फैसलों पर अमल दरामद होता नहीं है। आज फिर फैसला किया है, तो कम से कम गवर्नेंस पर फोकस कर लें आप। देखें, आज हमने अलाउ कर दिया गंदम को मज़ीद इंपोर्ट करना। सारे खदशात को, मैं ईसीसी का भी मेंबर हूँ, एनर्जी का भी और पेट्रोलियम का भी। आज आपको ये खबर दे रहा हूँ कि हमने गंदम की मज़ीद इंपोर्ट की आज इजाज़त दे दी है। पास्को को भी, टीसीपी को भी इजाज़त दे दी है कि वो इंपोर्ट करे, और हमने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया। और जब ये इंपोर्ट आ गई तो सब्सिडी करके हमने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम भी, दो रिपोर्ट्स थी, एक थी 1.5 की, और जो खदशात थे वो 2.2 पे थे। हमने 2.2 इंपोर्ट करने का फ़ैसला कर लिया। शेख साहब, आपने जुलाई में भी 1.5 मिलियन टन दरामद करने का फैसला किया था। शहबाज राना की स्टोरी है कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने तो ली गंदुम, पंजाब ने नहीं ली, और कहा कि महंगी गंदुम इंपोर्ट की गई है, इस पर सब्सिडी वफाक दे। वजारत खजाना ने कहा कि हम नहीं देंगे सब्सिडी, आपका जो एनएफसी में हिस्सा बनता है उससे काट लेंगे। उसी इख्तलाफ में फंसे रहे। फिर पंजाब ने कह दिया कि हमारे पास जखीरा मौजूद है। तो यही मसाइल नहीं पूरे हो पा रहे हैं, बार बार फैसला करते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करा पाते और महंगी हुई जा रही है आवाम के लिए। देखें, सब्सिडी का तो हम फैसला बाद में करेंगे। प्राइवेट के तो जहाज़ लग चुके हैं, लग रहे हैं, और प्राइवेट भी लोग मंगवा सकते हैं। सब्सिडी का फैसला जो है ये बाद में होगा। अभी तो हमने इंपोर्ट की इजाज़त दे दी, आज इंपोर्ट की इजाज़त दे दी। ऐसा अब उम्मीद की जाए कि अब अगर हुकूमत को लग रहा है महफूज हैं, तो जो फोकस है वो कारकर्दगी पर होगा इंशाअल्लाह ताला। साथ में आखिर में ये बताइएगा, ज़ाहिर है आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं कि आप उसके हामी हैं, मीडिया से ताल्लुकात बेहतर करने के आप हामी हैं। वज़ीर आज़म नहीं मानते कि मुल्क में मीडिया के ऊपर कोई कदगने हैं, मगर एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIRs हो रही हैं। साथ में फिर नज़र आ रहा है कि हुकूमत और मीडिया का जो मामला है वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेशनली लिखा जा रहा है कि मीडिया के हवाले से क्या हो रहा है। आप समझते हैं, आपकी वज़ीर आज़म से बात हुई है कि जी कम से कम मीडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, FIRs और ये सारे के सारे मामला नहीं होने चाहिए? देखिए, मैं तो कह ही सकता हूँ ना, मैं एक वोट का लीडर हूँ। मैंने कल या परसों मंगल वाले दिन फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है। मैं तो अपना कोई मसला नहीं लेके जाता।
ऐसी ही बातें गुजारिश करता हूँ कि इस मसले को ठीक किया जाए। जो मेरे फ़राइज़ में शामिल है मैं अपना अदा करता हूँ। जान अल्लाह को देनी है, बंदों को नहीं देनी। मैंने तीसरी मरतबा उनसे बात की है और मैं इस बात पे कायम हूँ कि मीडिया के साथ तल्लुकात अगर हमारे अच्छे हो जाए तो हम आगे से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और हमें बेहतर तौर पर आवाम तक रसाई हासिल हो सकती है। ये नहीं करेंगे तो रसाई में भी मदाखलत होगी और मीडिया के भी खाम नज़रों में आएंगे। सो मैंने कल तीसरी मरतबा उनसे मंगल के दिन बात की है। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म आपकी बात सुने और बैनुल-अक़वामी इदारे भी पाकिस्तान के लिए लिखें कि पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादियाँ हैं, पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है और मीडिया आज़ादी से काम करता भी नजर आए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मुतादिद डेडलाइंस के बाद शुरू होने वाली BRT मंसूबे की बसेस को मुसलसल खामियों का सामना है। न सिर्फ खामियों का सामना है बल्कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और खामियों की निशानदही के लिए बस सर्विसेज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसका ऐलान गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त किया गया जब BRT मंसूबे की एक और बस आग की लपेट में आई। इस वक्त BRT की सर्विसेज मुअत्तल हो चुकी हैं। चीनी कंपनी जिसने ये बसेस बनाई थी उनकी टीम पेशावर में पहुंच चुकी है। कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जाए कि आखिर मसला क्या है। ट्रांस पेशावर का कहना है कि बसेस बनाने वाली कंपनी की टीम तमाम बसेस का तफसील से मुआयना करेगी ताकि आग लगने की वजह मालूम की जाए। मुशीर इत्तलात कामरान बगश ने कहा कि जब तक तमाम बसेस के हवाले से क्लियरेंस नहीं मिल जाती उस वक्त तक सर्विसेज का दोबारा आगाज नहीं किया जाएगा। अब तक मजमूई तौर पर BRT की 4 बसें आग की लपेट में आ चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, जब से BRT मंसूबे का आगाज हुआ तब से मुसलसल तकनीकी खामियां भी सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज हयाताबाद फीडर रूट्स पर चलने वाली बस में आग लगी। 11 सितंबर को गुलबहार में BRT बस के पिछले हिस्से में आग भड़क उठी जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। 9 सितंबर को पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर BRT बस खराब हो गई। 2 सितंबर को हयाताबाद फेज 6 में BRT बस में आग भड़क उठी। 1 सितंबर को यूनिवर्सिटी स्टेशन पर BRT की बस को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा जिसके बाद मुसाफिर पैदल रवाना हुए। 26 अगस्त को हयाताबाद में BRT की बस की छत पर आग लगी और 21 अगस्त को गुलबहार स्टेशन के करीब BRT की बस को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से पूरे रूट पर रवानी मुतासिर हुई। लेकिन सबसे जो संगीन मामला सामने आ रहा है वो बसों में आग लगने का मामला है। तहकीकात की जा रही है कि वजह ढूंढी जाए। अब तक क्या पेशरफ सामने आई है, कब ये सर्विस दोबारा खुलेगी। हमारे साथ सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ साहब मौजूद हैं। यूसुफ़ साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर खामियां और आग लगने के मुतादिद वाक़यात हुए। यूसुफ़, इफ्तिताह से पहले आप लोगों ने टेस्टिंग सर्विस तो की थी, उस वक्त कोई ऐसी खामियां सामने नहीं आई थी बसेस में जो बार बार आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपको पता है टेस्टिंग सर्विस हमने की थी, तकरीबन कोई 1.5-2 महीने तक टेस्टिंग सर्विस चलाई गई और उसका मकसद ही ये था कि इसके अंदर कोई फॉल्ट, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आ जाती है या ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो चीज़ें हम हल कर सकें। और उसके बाद अब देखिए 2 महीने में कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन जो ही रूट पर डाले गए और उसके बाद ये 3-4 वाक़यात सामने आए, उसके बाद कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया गया और कंपनी ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। कल उसके तकरीबन 8 लोग जो हैं मेजर जो उनके इंजीनियर्स हैं वो पहुंच चुके हैं और तकरीबन 5 लोग जो है वो 2 दिन बाद पहुंचने वाले हैं। तो उन्होंने भी बड़ा सीरियस लिया और इसके लिए जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं जो इनके वो भी उन्होंने मंगवा लिए हैं। और ये अब जाहिर है, देखें, हमें हमारी साख को तो नुकसान होना ही है, लेकिन इससे बड़ा अगर आप देखें तो जो कंपनी है उसकी साख को नुकसान पहुँचा तो उनको ज़्यादा फिक्र है हमसे। और इसलिए जब उन्होंने वहाँ से नोटिस दिया और उन्होंने कहा कि जब बसें बंद कर दें तो डेफिनेटली चूँकि इंश्योर्ड हैं, वारंटी के अंदर हैं, अगर हम कहते हैं कि नहीं हम बंद नहीं करते हैं और खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो जाता तो फिर वो सारा सब कुछ फिर सूबाई हुकूमत के ऊपर आता। तो इसलिए आवाम की हिफाजत को भी देखते हुए हमने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं बंद कर दें हम बंद कर देंगे, लेकिन आपने हमें देना है, डेडलाइन देनी है कि आपने कितने दिन आप लगाएंगे। तो आज वो पूरा दिन लगे रहे और उन्होंने कहा कि हम शाम तक या रात तक या हो सकता है कल तक वो बता दें कि जी इसमें मेजर फॉल्ट है क्या। ज़ाहिर अब ये हाइब्रिड बसें हैं और जिस कंपनी ने तैयार की हैं वही बेहतर तौर पे बता सकें, क्योंकि अभी तक उनको भी नहीं पता है कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो ज़ाहिर है वो उनके जो इंजीनियर्स हैं वो लगे हैं, आज पूरा दिन उन्होंने काम किया है और हमने सर्विस को फ़िलहाल मुअत्तल किया है। मतलब यानी कल तक फाइनली आवाम को बता दिया जाएगा कि बस सर्विस दोबारा कब खुलेगी, कब शुरू हो सकती है? डेफिनेटली जी, मैंने आपसे कहा ना कि आज भी काफ़ी काम किया है उन्होंने और कुछ उन्होंने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं प्रिलिमिनरी, लेकिन वो ऐसा है कि अभी वो कह रहे हैं हम कंफर्म नहीं है। तो कल तक जो है ना वो इंशाल्लाह ताला कंफर्म बता देंगे कि इसके अंदर इशू क्या है। बहुत शुक्रिया यूसुफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें।
मई 2020 में कराची में पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 2 मुसाफिरों के अलावा कोई जिंदा न बच सका। एक महीने बाद जून 2020 में वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने इस वाक़े की तहकीकात से मुताल्लिक तफसीलात बताते हुए पार्लियामेंट के फ्लोर पर दावा किया कि पाकिस्तान के 860 पायलट्स में से 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। इस दावे को दुनिया भर में एक स्कैंडल के तौर पर देखा गया। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी पायलट्स ग्राउंड हुए, यहाँ तक कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने यूरोपीय रूट पर पाकिस्तानी जहाज़ों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी और इस फैसले में भी गुलाम सरवर खान के बयान का हवाला दिया, जिस बयान से दुनिया भर में एक तनाज़ा खड़ा हुआ, जग हसाई हुई। अब सिविल एविएशन को अपनी ही इंक्वायरी रिपोर्ट में इस बयान की नफी कर दी है सिविल एविएशन ने, और 262 पायलट्स में से 180 पायलट्स को मुकम्मल क्लियर करार दिया गया है। आज रोजनामा ट्रिब्यून और गुज़िश्ता रोज रोजनामा डॉन में शाया होने वाली खबर के मुताबिक जाली लाइसेंसेस के मामले पर सिविल एविएशन को कमेटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और 262 में से 180 पायलट्स को क्लियर करार दिया गया है। यानी 262 में से 82 पायलट्स ऐसे हैं जिनके या तो लाइसेंसेस मुअत्तल होंगे या उन्हें इम्तिहानात में मामूली मिसकंडक्ट पर 1 साल के लिए लाइसेंस की मनसूखी का सामना करना पड़ सकता है। और इन 82 पायलट्स में से 50 पायलट्स के लाइसेंस को मनसूख किया जाएगा, जिसमें से काबीना पहले ही 28 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख कर चुकी है, जबकि अब मजीद 22 पायलट्स के लाइसेंस की मनसूखी का फैसला होगा। और इन 82 में से जो दीगर 32 पायलट्स हैं उन्हें मिसकंडक्ट की वजह से 1 साल तक लाइसेंस की मनसूखी का मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा, यानी 1 साल बाद दोबारा अपनी ड्यूटी पर आ सकेंगे। बहरहाल अब जो 50 पायलट्स हैं जिनके लाइसेंस मुकम्मल तौर पर जाली हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इन 50 पायलट्स के साथ सिविल एविएशन के 5 अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने जाली लाइसेंस की फराहमी में मदद फराहम की है। दावा था 262 पायलट्स का कि उनके लाइसेंस जाली हैं, 180 उसमें से मुकम्मल क्लियर करा दिए गए। हम मुसलसल अपने प्लेटफॉर्म पर कहते रहे, इस बात की निशानदही करते रहे कि पहले तहकीकात की ज़रूरत है, इसके बाद ही एदाद शुमार बताए जाएं, मगर पहले दावा कर दिया गया, बाद में तहकीकात कराई गई, दुनिया भर में हेडलाइंस लग गई, पाबंदियाँ हो गई, तो पता चला कि दावा ही गलत था। ये दावा कर दिया गया। उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी इस दावे का दिफा किया और उन्होंने कहा कि अगर ये जो मामला है अगर ये ना होता, पार्लियामेंट के फ्लोर पर उन्होंने कहा कि अगर हम ये रिपोर्ट शाया ना करते तो मुस्तकबिल में कोई हादसा होता तो खून हमारे सर पर आता। फिर अहम बात यह है कि खुद गुलाम सरवर खान ने अपने दावे से वो पीछे हटे, पहले लाइसेंसेस को जाली करार दिया, फिर मुश्तबा कह दिया, साथ ही मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये लिस्ट में कमी बेशी हो सकती है, मगर आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ बुरी तरह मुतासिर हुई और फिर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया कि मामले को गलत प्रेजेंट किया गया, यहाँ पर हमसे गलती हुई। जैसे हमने प्रेजेंट किया वो बेहतर हो सकता था, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने पूरा इंस्ट्रक्ट किया। जब मुझे पता चला मैंने समझाया था कि इसको बड़ा केयरफुली, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसको जब मीडिया में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पब्लिक तो इंक्वायरी होनी है, लेकिन उसको एक ऐसे तरीके से करें कि वो उसका इतना बड़ा फॉल आउट नहीं आना था। लेकिन बदकिस्मती से हमने उस तरह प्रेजेंट नहीं किया, नहीं, वो हमारी गलती थी। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर एविएशन सरवर खान ने कौमी असम्बली में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कराची तैयारा हादसा पीआईए की शोहरत को उससे धचका लगा है और पीआईए के मुसाफिरों में शदीद कमी हुई है। असल असरात का तयन मज़ीद चंद माह गुजरने के बाद ही मुमकिन है। वज़ीर एविएशन पीआईए मुसाफिरों में कमी की वजह हादसे को करार दे रहे हैं। हालांकि पाबंदियां वज़ीर एविएशन के बयान के बाद लगी। हादसे के बाद लोगों में मज़ीद बेचैनी उनके बयान से पैदा हुई कि पीआईए का जहाज़ उड़ाने वालों के लाइसेंस अगर जाली हैं तो इस एयरलाइन से सफ़र महफूज भी है या नहीं। और अब जो 262 लाइसेंस उन्होंने जाली कहे थे उसमें से 180 को क्लियर कर दिया गया। प्रोग्रामिंग में शामिल कर मोटरवे वाक़े के बाद सरेआम फांसी देने, सख्त सज़ा देने के मामला सामने आए और फिर ये बात सामने आई कि इन मामलात में पहले ही कन्विक्शन रेट सिर्फ 3% का है। पहले उसको तो बेहतर किया जाए कि जो रिपोर्ट होते हैं केसेस उनमें सज़ा को यकीनी बनाया जाए, फिर सज़ा की नोयत पर बात की जाए। साथ ही इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ख़वातीन रिपोर्ट करें, पुलिस वालों का रवैया बेहतर हो। क्या वजह है कि एक तो वैसे ही रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं केसेस, और जब रिपोर्ट हो जाए उनमें भी कन्विक्शन रेट सिर्फ 3% का है। और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, जब वज़ीर आज़म खुद ये बात कर रहे हैं कि बिल लाया जाएगा और इस चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। हमारे साथ साबिक जज और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर वकील जैसे रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब मौजूद। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, एक तो वैसे ही पाकिस्तान की सोसाइटी में केसेस रिपोर्ट कम होते हैं, जो ख़वातीन हिम्मत करें भी, बच्चों के वालिदैन हिम्मत करें, उसके बाद भी सिर्फ 3% का कन्विक्शन रेट है। क्या कानून में कोई खामियां हैं या कोई और वजह है जिसकी वजह से इतना कम कन्विक्शन रेट है महज 3% का? मैं समझता हूं कि क्वालिटी ऑफ जजमेंट नहीं होती है। हालांकि
सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले में बहुत सी जो रेगुलर क्रिमिनल केसेस की इरेगुलरिटीज़ हैं, वो रेप केस में उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया, डिले इन एफआईआर, और क्रिमिनल केसेस में बड़ी अहम ये एक डिफेंस होता है कि उसके लिए इसमें उन्होंने सोशल वैल्यूज़ और सेटअप पर, सोशल सेटअप की बुनियाद पर डिले को कंडोन किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्वालिटी ऑफ, एक पहली बात जो है क्वालिटी ऑफ एविडेंस, और दूसरी बात ये है कि कोई हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है। जब केसेस टूल खींचते हैं तो उसमें एक्यूज की बेल हो जाती है, फिर वो अपने हथकंडे इस्तेमाल करता है। लोग क्यों किसी की उस पर आके गवाही देंगे? सिर्फ एक लड़की की गवाही ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात डिले से वो भी ठंडे पड़ जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी गुजारो, क्या मुकदमा कचहरी में। तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये कन्विक्शन रेट कम कर देते हैं। होना तो यही चाहिए था कि इसको, ऐसे केसेस को डे टू डे बेसिस पे चला के फौरी ख़त्म किया जाए, विटनेसेस को प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको कंसील के जितना भी हो सकता है उनकी आइडेंटिटी कंसील करके रिकॉर्ड की जाए एविडेंस। लेकिन कोई आज तक हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम अमल में नहीं आया है। और सब एक और बात देखी गई है कि जिस तरीके से जिरा होती है उसकी भी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। मुखालिफ वकील जो विक्टिम है, खातून ने वैसी हिम्मत की, उसके बावजूद उनसे जिस किस्म के सवालात किए जाते हैं, उनके किरदार पर सवाल किए जाते हैं, अगर घर वाले वहाँ मौजूद हों उनको शर्मिंदा किया जाता है। अक्सर फैमिलीज दरमियान में छोड़ देती हैं कि जी हम इस केस को नहीं आगे बढ़ाना चाहते। इसकी भी बाउंड्रीज होनी चाहिए कि जी एक विक्टिम है, उससे आप कि सवालात की नोयत क्या हो सकती है, वकला को किन बाउंड्रीज को फॉलो करना पड़ेगा, पुलिस को किस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन में एहतियात बरतनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट रोल ट्रायल जज का होता है। होना चाहिए कि वो इन चीज़ों को कंडेम करे और रिस्ट्रेन करे डिफेंस काउंसिल को कि वो इस किस्म के सवालात ना हो जिसमें प्रोसिक्यूटर्स एम्बेरस हो और वो लड़की जो विक्टिम है उसे ऐसे उल्टे सीधे सवालात ना किए जाएं। वो उसमें मैं समझता हूँ यहाँ पर लैक ऑफ जुडिशल ट्रेनिंग भी है। हमारे यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है जो इस किस्म के ट्रायल के जजेस को ये ट्रेनिंग दे कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीज़ रखनी है कि लड़की को हरास ना किया जाए, विक्टिम को सताया ना जाए कि वो उल्टे सीधे फिर बयानात घबराहट में देना शुरू करे। ये भी एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है जो हमारे यहाँ लैक करता है। मतलब यानी कि इन चीज़ों को बेहतर किया जाए, कानून साजी क्योंकि होने जा रही है, और फिर डे टू डे बेसिस पर ऐसे मुकदमात की हेयरिंग हो, जो विटनेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी आइडेंटिटी को छुपाया जाए, रिपोर्टिंग से लेकर जो बाद में जब ट्रायल चल रहा हो तो रवैया दुरुस्त रखा जाए, सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखा जाए, तो कन्विक्शन रेट भी बेहतर हो सकता है, रिपोर्टिंग भी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कन्विक्शन रेट बढ़ेगा इसमें। बहुत शुक्रिया। जैसे रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एसीसीपी अफसर साजिद गोंदल के अगवा और फिर बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वफाक की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने अदालत को बताया कि साजिद गोंदल बाजियाब होकर वापस आ चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि साजिद गोंदल को हुआ क्या था, क्या पता चला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वफाकी काबीना ने अदालती हुक्म के दूसरे दिन ही नोटिस ले लिया था और तहकीकात के लिए कमेटी बना दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मामले का नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि वफाकी काबीना के फैसले की कॉपी कहाँ है, क्या लापता शहरी वापस आ गया तो मामला खत्म हो गया। साथ ही रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दाखिला को खुद अदालत आकर बताना चाहिए था कि हुआ क्या है। आम शहरियों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, सब इलीट के लिए हो रहा है, जबकि लोगों को थाना सिस्टम पर एतबार ही नहीं रहा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म के नोटिस में एक अगवा का केस लाया गया, उस पर उन्होंने एक्शन लिया। वज़ीर आज़म के नोटिस में बाकी मामलात भी लाने चाहिए थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद में जुडिशल अफसर के साथ झगड़े से मुताल्लिक भी रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि रेड जोन में फायरिंग का जो वाकया हुआ, अगर वो आम आदमी ने किया होता तो क्या SHO ऐसे ही जाने देता।
वजीर आजम को पता चलना चाहिए कि आम शहरियों के साथ क्या हो रहा है। साथ ही रिमार्क्स दिए कि आम आदमी के साथ पुलिस का रवैया मुख्तलिफ होता है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला के पेश ना होने पर बरहमी का इजहार किया और वजारत दाखिला के नुमाइंदे से कहा कि क्या सेक्रेटरी दाखिला को आकर बताना नहीं चाहिए था कि उन्होंने मिसिंग पर्सन्स के बाजियाबी के लिए क्या किया। आपको मालूम है कि F8 और F10 में लोगों के घरों में डाके पड़े हैं। आपकी मिनिस्ट्री के कोई एडवाइजर हैं तो वो वजीर आजम को बताएं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। मुकम्मल रिकॉर्ड एडवाइजर को दें जो इस अदालत की मुआवनत करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में जराइम के बढ़ते वाक़यात और मिसिंग पर्सन्स के मामले पर मुशीर दाखिला शहजाद अकबर, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद को 21 सितंबर को तलब कर लिया गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।